हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज का हमारा सवाल है, एक शुद्ध आलंबित टी अनुप्रस्थ काट की धरण का फ्लैंज 20 गुणा 100 mm है तथा वेब 100 गुणा 20 mm है। यानी कि हमारी जो ये टी बीम है इसके फ्लैंज की माप दी हुई है और इसके वेब की माप इसमें दी हुई है। इसका विस्तार 6 मीटर है तथा धरण भार मिलाकर 3 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडियल भार लगा है। यानी कि हमारी जो धरण का स्वयं का भार है उसे मिलाकर 3 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडियल भार लगा हुआ है। ठीक है, धरण की काट में उपजे अधिकतम तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? अधिकतम तनाव और संपीड़न प्रतिबल ज्ञात करने हैं। बच्चों, जो आपकी धरण होती है, जो आपका बीम होता है, उसमें मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इसकी जो उदासीन अक्ष होती है NA, ठीक है, इससे ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका कंप्रेशन जोन। ठीक है, कंप्रेसिव जोन। ठीक है, और जो नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे वो होता है टेंशन जोन। तो अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारा कंप्रेसिव जोन है और जो टेंशन जोन है, इनमें जो अधिकतम तनाव और संपीड़न प्रतिबल उपज रहे हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमें जो हमारा सवाल है, जो हमें टी बीम दिया हुआ है, उसे हम दो भागों में बना लेंगे। सबसे पहले हम जो इसका फ्लैंज है इसे एक आयत के रूप में बना लेंगे, पहला आयत हो जाएगा ये, और जो इसका वेब है इसे हम दूसरे आयत के रूप में मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पहला आयत है यानी कि हमारा जो फ्लैंज है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A1। इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, A1 हो जाएगा 100 गुणा 20, ये हो जाएगा 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर A2 का मान लिख लीजिए, ये भी 20 गुणा 100 हो जाएगा, यानी कि 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे y1 क्या होती है? जो हमारा आयत होता है इसके गुरुत्व केंद्र, यानी कि आपको पता है आयत कोई भी हो उसका गुरुत्व केंद्र उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। तो हम इन दोनों आयत के पहले गुरुत्व केंद्र मान लेंगे कि यहाँ पर इनका गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, ये आपके गुरुत्व केंद्र की एक रेखा है पहले आयत के लिए। ठीक है, और ये दूसरे आयत के लिए गुरुत्व केंद्र की एक रेखा है। ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट पर होगा। तो जो इनकी दूरी है, आधार से इनकी जो दूरी है उसे हम y1 और y2 मानते हैं। ठीक है, तो ये दूरी होती है y1 और y2, तो इनके मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो y1 का मान कितना हो जाएगा? अब आप देख रहे हैं y1 का मान देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो 100 मिलीमीटर है, और जो इसके फ्लैंज की जो मोटाई है वो 20 मिलीमीटर है, और हमें आधी मोटाई लेनी है y1 के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 10 मिलीमीटर। तो ये 10 इस 100 में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 110, यानी कि y1 का मान आ जाएगा हमारा 110 मिलीमीटर, और y2 का मान कितना आ जाएगा? 100 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो y2 का मान हो जाएगा हमारा 50 मिलीमीटर। इतनी बात आप समझ में आ गई आपकी। अब हमने जो हमारे दो आयत हैं, आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, इन दोनों की y1 और y2 तो हमने निकाल ली है, लेकिन जो हमारा फुल टी सेक्शन है उसका भी y1 कहीं ना कहीं पर मौजूद है। ठीक है, तो उसकी दूरी हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है। मान लीजिए ये पॉइंट है कि यहाँ पर y1 की दूरी है, तो यहाँ तक हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे y बार। जो हमारा टी सेक्शन है उसके गुरुत्व केंद्र की आधार से दूरी हम y बार मान लेंगे। ठीक है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। y बार का मान ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र है y बार बराबर A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपके सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए, ये जो हमारा जो y बार का मान है इसमें हम सभी मान रख देते हैं। A1 का मान है हमारा 2000 गुणा
y1 का मान है 110 और प्लस a2 का मान है हमारा 2000 और गुणा y2 का मान है हमारा 50 अपॉन 2000 प्लस 2000। ठीक है बच्चों, यानी कि a1 और a2 तो हमारे 2000 ही हैं। ठीक है, इनका योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 2000 गुणा 160, यानी कि 110 और 50 160 हो गए। ठीक है, और ये हो जाएगा 2000 और 2000 4000। ठीक है, तो 2 गुणा 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 से 2000 कट जाएगा, 2 से जब हम इसे काटेंगे 2 × 16 यानी कि 80 आ जाएगा। तो वाई बार का मान हमारा कितना आ गया है 80 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, वाई बार का हमारा मान कितना आ गया है 80 मिलीमीटर। तो अब हमने वाई बार का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें किस चीज की जरूरत है, अब हम जो हमारी एन ए है इसके परितः इस पूरे टी बीम का जड़त्व आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा जो बेंडिंग इक्वेशन है उसमें जब हम तनाव और संपीड़न प्रतिबल ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें बेंडिंग मोमेंट की और जड़त्व आघूर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी, और बेंडिंग मोमेंट और जड़त्व आघूर्ण भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे आई एक्स एक्स। ठीक है, आई एक्स एक्स या फिर आप आई एन ए बी से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 का मान आपका क्या होगा, जो हमारा ये फर्स्ट आयत है इसका इसके परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका BD की घात 3/12 प्लस A1 H1 स्क्वायर और प्लस I2 का मान हो जाएगा BD की घात 3/12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप एक बात देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमें A1 का मान भी मालूम है और B और D जो हमारा पहला आयत है इसकी B और D का मान भी हमें मालूम है, लेकिन H1 का मान और H2 का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि H1 और H2 कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से हम इन्हें लेते हैं। ठीक है, H1 जो होती है, H1 दूरी वो पहले आयत की इसके गुरुत्व केंद्र से दूरी होती है। अब यहाँ से जो आधार से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी हमें मिली है वो 80 मिलीमीटर मिली है। ठीक है, जो हमारा टी बीम है उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी हमें 80 मिलीमीटर मिली है, और जो हमारा पहला आयत है उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें चाहिएगी, वो होगा हमारा H1 का मान। ठीक है, वो क्या होगा हमारा H1 का मान। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो है हमारी 100 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है 20 मिलीमीटर की आधी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है 80 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है, तो इस 100 में से इस 80 को घटा दीजिए और इस 10 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई 20, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10, तो 20 और 10 कितनी हो जाएगी 30। तो H1 का मान हमें कितना मिल जाएगा 30। तो चलिए इसमें रख देते हैं H1 का मान 30। ठीक है, H1 का मान हमारा हो जाएगा 30, और H2 का मान भी मैं आपको बताऊंगा। H2 का मान होगा जो हमारा ये दूसरा आयत है। ठीक है, जो हमारा वेब है इसके गुरुत्व केंद्र को अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये है यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो इसके और इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो ये 80 मिलीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 50 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 80 में से 50 घटने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच जाएगी, वो हो जाएगी 30 मिलीमीटर, यानी कि H2 का मान भी हमारा 30 मिलीमीटर ही है। ठीक है, तो H1 और H2 के मान हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो B का मान कितना है हमारे पास, जब हम पहले आयत की बात करेंगे B का मान है हमारे पास 100 मिलीमीटर, गुणा D का मान कितना है 20 मिलीमीटर, यानी कि 20 की घात हो जाएगी यहाँ पर 3 और बटे 12, और प्लस A1 का मान हमारा कितना है 2000, और गुणा H1 का मान हमारे पास कितना है 30 मिलीमीटर, यानी कि 30 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस अब हम दूसरे आयत की बात कर रहे हैं, इसमें B का मान कितना है, यहाँ पर ये देखिए B का मान है हमारे पास, यानी कि चौड़ाई जो है
वो है 20 मिलीमीटर, यानी कि 20 गुना डी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी गहराई है, डी का मान है हमारे पास 100, यानी कि 100 की घात 3 हो जाएगी, और बटे 12 प्लस A2 का मान कितना है हमारे पास, A2 का मान है हमारे पास 2000, और H2 का मान हमारे पास कितना है 30, यानी कि 30 का वर्ग। अब हम इसे हल कर कर लिख लेंगे, ठीक है। तो हल कर कर देखिए इसमें कितना मान आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ है, आप कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 66,666.67। तो ये हो जाएगा, इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 33.34 गुणा 10⁴ मिलीमीटर की घात 4, ठीक है बच्चों। तो आई का मान हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है, आई का मान हमने ज्ञात कर लिया है, ये आ गया है इतना। तो चलिए अब देखते हैं हम जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। वाई बार भी हमने लिख लिया, H1 H2 भी हमने लिख लिया, आई का मान हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो मैं इसे सारे को ये साफ कर देता हूँ, सभी को साफ कर देता हूँ। अब हम बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों बेंडिंग मोमेंट आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बेंडिंग मोमेंट आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है टी बीम का, इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि जो ये धरन है ये शुद्ध आलंबित है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इस पर यूडियल लोड इस प्रकार से आ रहा है। आपने देखा होगा कि जो यूडियल लोड आता है, आपने पिछला चैप्टर देखा होगा बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम का, जो हमारा चैप्टर था, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा यूडियल के अंतर्गत मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो इसके मिडिल पॉइंट पर आता है, ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट पर आता है। तो इसका मान कितना होता है WL²/8, ठीक है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान हो जाएगा WL²/8, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है कि हमें बेंडिंग मोमेंट जो है दिया हुआ है, ठीक है, कि धरन भार मिलाकर 3 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडियल भार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है 3 गुणा एल का मान कितना है, एल का मान है हमारे पास 6 मीटर, तो 6 का वर्ग बटे 8, ठीक है। अभी ये आप देख रहे हैं ये मीटर में है, तो जब मीटर का स्क्वायर होगा यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर होगा 6, 10⁻6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, हल कर लीजिए इसे। 13500 किलो न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि मीटर तो हमने चेंज कर लिया था मिलीमीटर में, तो किलो न्यूटन को भी हम न्यूटन में बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13.5 गुणा 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। तो एम ही होता है, ठीक है। तो एम का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारी बाइंडिंग इक्वेशन है उसमें हमें किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धरन की काट में उपजे अधिकतम तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो हमें हमारी जो धरन है उसके जो संपीड़न जोन है उसमें अधिकतम प्रतिबल हमें ज्ञात करना है, और जो उसका टेंशन जोन है उसमें अधिकतम प्रतिबल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर, माना धरन के संपीड़न जोन
में अधिकतम प्रतिबल, इसे मान लेंगे हम सिग्मा सी। ठीक है, तो जो आपकी बाइंडिंग इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, इसमें सिग्मा को हम सिग्मा सी बना लेंगे और जो वाई है उसे हम वाई सी बना लेंगे। ठीक है, तो ये मान हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनके मान भी हमें ज्ञात है, वाई सी का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक की तो हमें दूरी मिली गई है। ठीक है, और सिग्मा सी का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें केवल यही एक अज्ञात रह जाएगा जिसका मान हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहां पर देखिए आप, जो हमारी वाई बार आई है, तो ये हमारी जो टी बीम है उसकी उदासीन अक्ष की दूरी है। तो चलिए इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसके गुरुत्व केंद्र पर। ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पर। इसकी स्थिति हमें पहले नहीं पता थी, अब तो हमें पता चल गई है, तो इसे हम यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वाई सी का मान। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाई टी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो वाई सी हमारी ये है, तो इसकी दूरी हम देख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 मिलीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 20 मिलीमीटर ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 80 मिलीमीटर, और जब 80 में हम यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा 100 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 20 मिलीमीटर है, और ये भी आपको पता है इसकी तो मोटाई 20 मिलीमीटर हमारे पास है ही। ठीक है, तो वाई सी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, वाई सी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें रख देते हैं। एम का मान कितना है हमारे पास, 13.5 गुणा 10⁻6 अपॉन आई का मान कितना है हमारे पास, 533.34 गुणा 10⁻4 बराबर सिग्मा सी का मान हमें निकालना है, और वाई सी का मान हमारे पास कितना है, अभी हमने बताया 40 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, वाई सी का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। ये आ जाएगा 101.284 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा सी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें सिग्मा वाई का मान ज्ञात करना है, सिग्मा टी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे माना धर्म के संपीड़क टेंशन जोन यानी कि तनाव क्षेत्र में अधिकतम प्रतिबल सिग्मा टी है। ठीक है, तो यही काम हम करेंगे, जो हमारी बाइंडिंग इक्वेशन है हम उसे ही लेंगे। एम अपॉन आई बराबर सिग्मा टी अपॉन वाई टी। ठीक है, तो एम का मान हमारे पास कितना था, 13.5 गुणा 10⁻6 अपॉन आई का मान कितना था हमारे पास, आई का मान था 533.34 गुणा 10⁻4, और सिग्मा टी का मान तो हमें ज्ञात करना है। और वाई टी का मान कितना हो जाएगा, वाई टी देखिए आप, वाई टी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वाई टी, यानी कि ये वाई बार के बराबर होगी, यानी कि 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 80। तो वाई टी का सिग्मा टी का मान हम यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया है 202.4974 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से आपको बेंडिंग इक्वेशन यूज करनी है, और आपको जो भी पूछा गया है, जैसे कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई और बराबर ई अपॉन आर। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स में से जो भी आपको पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आपको अपनी बेंडिंग इक्वेशन
याद रखनी है और इसी के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर आपको E/R में से किसी का मान निकालना है तो आप इसके बराबर रखोगे, या फिर इनमें से किसी का मान निकालना है तो इसके बराबर रखोगे। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उनमें कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ होगा, जिससे कि आपको 3 चीजें आपको पता चल जाए। ठीक है, 3 पॉइंट जब आपको पता चल जाएंगे तो चौथा पॉइंट तो आप इसकी सहायता से निकाल लोगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।